जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज हम लोग जो हैं एसएससी जीडी के लिए वही प्रश्न लाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, जिनका भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा है वो लोग ये प्रश्न देख कर जाएं, क्योंकि यह प्रश्न जो हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इवन जो भी वनडे एग्ज़ाम है उनमें ये प्रश्न जो है सीधे सीधे आप लोगों से कई बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और इनके आंसर करने की कोशिश करिएगा। बाकी मैं जितनी भी आप लोगों को डिटेल बताऊं तो सारी डिटेल आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें हमारी जितनी भी अभी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगी। लिंक उसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिएगा, जितने लोग भी हैं एक बार आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी भाई चैनल को लाइक कर दीजिएगा। फिर हम लोग क्लास को जो है शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, सोरोलॉजी। तो बताइएगा, जो शैवाल का अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। माइकोलॉजी, तो कवक का अध्ययन जो होता है, ठीक है, कवक का अध्ययन, इसको क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन। किसका? पक्षी का अध्ययन किसमें होता है? तो ऑर्निथोलॉजी होता है। और सोरोलॉजी क्या होती है? तो सोरोलॉजी होती है छिपकली का अध्ययन। किसका? छिपकली का अध्ययन। ठीक है, छिपकली का अध्ययन। ठीक है, विज्ञान की जिस शाखा में छिपकली का अध्ययन कहा किया जाता है उसको सोरोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? बीटानिन, कैरिकाजेंथिन, लाइकोपिन या कैरोटीन। तो बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? कौन सा वो जो लवक होता है, कौन सी जो चीज़ होती है जिसके कारण टमाटर जो है हमारा लाल दिखता है? तो देखिएगा, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। किसके? लाइकोपिन के कारण होता है। तो सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। जो चुकंदर होता है ना, चुकंदर लाल होता है। तो चुकंदर किसके कारण लाल होता है? बीटानिन के कारण। किसके? बीटानिन के कारण लाल होता है। पपीता जो होता है, पपीता पीला क्यों होता है? तो पपीता का रंग जो पीला होता है वो कैरिका जेंथिन के कारण होता है। और गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, चार के चारों ऑप्शन मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिए हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि मछली पालन किससे संबंधित है? बताइएगा, हेलीकल्चर, बर्मी कल्चर, सेरीकल्चर या पिसीकल्चर। तो बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, मछली पालन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मछली पालन को हम लोग कहते हैं पीसी कल्चर। क्या कहते हैं भैया? पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, चलिए, हेली कल्चर किसको कहा जाता है? तो हेली कल्चर कहा जाता है जो घोंघा होता है ना, घोंघे, तो घोंघे को का संवर्धन। ठीक है, जो घोंघे का संवर्धन किया जाता है उसको हेली कल्चर कहा जाता है। बर्मी कल्चर किसको कहते हैं? केंचुआ पालन को। किसको? केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है? बर्मी कल्चर कहा जाता है। और जो आपका सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, जिसको पता हो। सेरीकल्चर किसको कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन को। किसको? रेशम कीट पालन। ठीक है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और मछली पालन के लिए क्या होता है? पिसीकल्चर होता है। ठीक है, जल्दी से कोई बता दीजिएगा, एपी कल्चर किससे संबंधित है? ठीक है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? जल्दी से बता दीजिएगा।
तो एपी कल्चर आपका किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। किससे संबंधित है भैया लोगों? मधुमक्खी पालन से। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति या लाइसोसोम? बताइएगा। कोशिका का पावर हाउस जो है वह किसको कहा जाता है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, मतलब कोशिका का बिजली घर कह लो, शक्ति गृह कह लो। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो राइबोसोम जो होता है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है? तो आत्महत्या थैली। क्या होती है? आत्महत्या थैली कहा जाता है इसको। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है क्या? कोशिका भित्ति। बाकी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे। बताइएगा, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1942, 8 अगस्त 1942, 24 मार्च 1946 या 8 अगस्त 1940? तो बताइएगा कि क्रिप्स मिशन जो है वह भारत कब आया? तो समझिएगा, क्रिप्स मिशन जो था वो 23 मार्च 1942 को भारत में आया। कब आया? 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो था वो भारत में आया। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी में गांधी जी ने पहली बार नारा दिया था, करो या मरो का। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, 24 मार्च 1946 को क्या हुआ? कैबिनेट मिशन आया। क्या आया? कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, और 8 अगस्त 1940 को क्या हुआ? तो 8 अगस्त 1940 को क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया। क्या आया भैया लोगों? अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। पांचवें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा कि 23 मार्च 1942 को क्या हुआ था? आपका क्रिप्स मिशन भारत में आया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम की खोज किसने की? मार्टिन कूपर, एडवर्ड टेलर, ऑटो हॉर्न, डगलस एंजल बार्ट? तो बताइएगा कि परमाणु बम की खोज जो है वह किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, मार्टिन कूपर ने किसकी खोज की थी? मोबाइल फ़ोन की। किसकी? मोबाइल फ़ोन की। ठीक है, जो हमारा मोबाइल है इसकी खोज किसने की है? तो मार्टिन कूपर ने की है। एडवर्ड टेलर जो हैं इन्होंने हाइड्रोजन बम की खोज की है। किसकी? हाइड्रोजन बम। और आपके जो ऑटो हॉर्न साहब हैं इन्होंने परमाणु बम की खोज की थी। और डगलस एंजल बार्ट जो हैं इन्होंने माउस की खोज की। किसकी? जो माउस होता है कंप्यूटर में लगा हुआ उसकी खोज किसने की थी? तो डगलस एंजल बार्ट ने की थी। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? बता दीजिएगा कोई। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? जल्दी से बता दीजिएगा। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटी वॉन ल्यूनवेहॉक। एंटी वॉन ल्यूनवेहॉक। ठीक है, इन्होंने क्या की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। रूस, पाकिस्तान, मलावी, चीन? बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा?
देखिएगा रूस जो है, देखिएगा WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया चीन। कौन सा देश घोषित किया गया? चीन घोषित किया गया। देखिएगा रूस सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाने वाला, ठीक है, कोरोना वैक्सीन बनाने वाला देश, ठीक है। सबसे पहले अगर किसी ने कोरोना की वैक्सीन विकसित की तो वो कौन सा देश था? रूस था, ठीक है। और उसका नाम क्या था? स्पुतनिक। पहली वैक्सीन का नाम क्या रखा था इन्होंने? स्पुतनिक रखा था, ठीक है। पाकिस्तान जो था दुनिया में सर्वप्रथम टाइफाइड की वैक्सीन विकसित की। किसकी? टाइफाइड की। ऐसा नहीं है केवल बम बम भी बनाते हैं, कुछ और भी इन्होंने बनाना सीख लिया है, ठीक है। टाइफाइड की वैक्सीन इन्होंने सबसे पहले विकसित की, ठीक है। और मलावी जो है या मलेरिया की, ठीक है, मलेरिया की वैक्सीन लॉन्च करने वाला सर्वप्रथम देश बना। मलेरिया की वाला देश, ठीक है। तो आप लोग बाकी सारे पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। कोरोना वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन सा है? रूस है। टाइफाइड की वैक्सीन बनाने वाला पाकिस्तान है। मलेरिया की वैक्सीन लॉन्च करने वाला देश मलावी है। और WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त कौन सा देश घोषित किया गया है? तो चीन किया गया है। अब आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जल्दी से बता दीजिएगा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर। कहाँ पर? जिनेवा के अंदर है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो सातवें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि डबोक हवाई अड्डा कहाँ है? उदयपुर, आगरा, अमौसी, बनारस। तो बताइएगा जो डबोक हवाई अड्डा है यह कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर में है। डबोक हवाई अड्डा जो है वह उदयपुर में है। आगरा में कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, ठीक है। अमौसी में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह। कौन सा है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ठीक है। आगे अपना हवाई अड्डा आप लोग लगा लीजिएगा। और बनारस में किसके नाम से है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है? उदयपुर में। एक मेरा और आप लोगों से प्रश्न है कि धौलेरा हवाई अड्डा कहाँ पर है? बता दीजिएगा कोई लोग। धौलेरा हवाई अड्डा, और लिख भी लेना अगर जिसको ना पता हो। GD में पूछा गया है, पिछली बार का प्रश्न है ये। धौलेरा हवाई अड्डा किस राज्य में है? जल्दी से बता दीजिएगा। तो धौलेरा हवाई अड्डा जो है आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है धौलेरा हवाई अड्डा, ठीक है। चलिए, तो डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है? उदयपुर में। ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइएगा जल्दी से कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो होता है वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 50। बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति है। क्या है भैया लोगों? अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है। अनुच्छेद 44 पर क्या है? समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। और एकमात्र राज्य बताइएगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वह लागू है। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनुच्छेद 39 में क्या है? तो अनुच्छेद 39 में है निशुल्क विधिक सहायता। क्या है? निशुल्क विधिक सहायता। और अनुच्छेद 50 में क्या है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल
सही हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्या हैं? हाँ, तो समान सिविल संहिता कहाँ लागू है? गोवा राज्य में। ठीक है, इसके बाद में ये सब के सब क्या हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव का क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है या बेगार प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। तो बताइएगा आप लोगों, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मानव के क्रय विक्रय तथा मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23। कौन सा लगाता है भैया लोगों? अनुच्छेद 23 लगाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 में क्या है आप लोगों का? तो अनुच्छेद 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का अधिकार भी हम कह सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी हो जाती है इसमें, प्रेस की स्वतंत्रता। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और ये हमारे सब क्या हैं? तो ये हमारे सब हैं मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं बताइएगा? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार हैं। और हमने मौलिक अधिकार जो हैं वह किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं बताइएगा? मौलिक अधिकार जो हैं वह हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? तो कहाँ से किए हैं? अमेरिका से। कहाँ से किए हैं? अमेरिका से किए हैं। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। तो देख लीजिएगा, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, कौन? चितरंजन दास जी मिलकर किसका गठन किए थे? स्वराज पार्टी का। किसका गठन किए थे? स्वराज पार्टी का गठन किए थे। और कब किए थे? 1923 में। कहाँ पर? प्रयागराज के अंदर। ये भी याद रखिएगा आप लोग, कहाँ किया था? प्रयागराज में। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले को ही गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाला हरदयाल जी जो थे, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? गदर पार्टी की स्थापना। और गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी? तो अमेरिका के अंदर। कब? वर्ष 1913 में। कब की थी? 1913 में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और ज्योतिबा फुले जी जो हैं, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसके साथ में जो ज्योतिबा फुले जी जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक थी? गुलामगिरी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। गुलामगिरी पुस्तक के भी लेखक कौन थे? तो आपके ज्योतिबा फुले जी थे। 11वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? जल्दी से बताइएगा। आसवान स्मिथ, शक्तिकांत दास, सी डी देशमुख, उर्जित पटेल। बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा साहब।
चलिए, तो देखिएगा, पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो सी.डी. देशमुख थे। कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, तो पहले गवर्नर आपके कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ये अंग्रेज थे। ठीक है, लेकिन भारतीय पूछ लिया गया तो सी.डी. देशमुख थे। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? वर्तमान में 25वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं। और इनसे पहले कौन थे? उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? ओवरड्राफ्ट। कौन सी लिखी थी? ओवरड्राफ्ट नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, बाकी अब लोग आरबीआई की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो थी, इसकी किस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग। और कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। और पहले कहाँ था? कोलकाता में था। ठीक है, चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि पोंग डैम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो देखिएगा, तमिलनाडु में कौन सा है? तो मैटूर बांध है। कौन सा है? मैटूर बांध है। और मैटूर बांध जो है वह किस नदी के ऊपर है? तो कावेरी नदी के ऊपर। तो भैया तमिलनाडु तो नहीं होगा। कर्नाटक में कौन सा है? तो कर्नाटक में जो है अलमाटी बांध है। कौन सा है? अलमाटी बांध है। और यह किस रिवर पर है? तो कृष्णा रिवर पर है। ठीक है, पोंग डैम जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी के ऊपर है? तो रावी नदी के ऊपर, सॉरी, ब्यास नदी के ऊपर है। ठीक है, किस नदी के ऊपर है? ब्यास नदी के ऊपर, याद रखिएगा। और उड़ीसा में कौन सा है? तो ये आप लोग बताइएगा, उड़ीसा में कौन सा है? महानदी के ऊपर है कोई डैम? बताइएगा। हीराकुंड। कौन सा है? हीराकुंड है। और किस नदी के ऊपर है? तो महानदी के ऊपर है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा जल्दी से। 12 अगस्त, 28 जुलाई, 23 जुलाई, 14 अगस्त। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। और अगर चारों के पता हो तो चारों बता दीजिएगा, क्योंकि चारों ही कोई ना कोई किसी ना किसी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग बता दीजिएगा अगर आप लोगों को आंसर पता हो। बाकी भैया देखो, अगर आप लोगों को लग रहा हो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक वगैरह कर दीजिएगा, बार बार ना कहलवाइएगा। और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप लोगों को प्रश्न वगैरह अच्छे लग रहे हैं और डिटेल अगर समझ में आ रही है तब। ठीक है, चलिए, 12 अगस्त को हम लोग पहली बात देख लेते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाते हैं। कब? 28 जुलाई को। 12 अगस्त को हम लोग कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो 12 अगस्त को हम लोग विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व हाथी दिवस। इसके साथ में हम लोग क्या मनाते हैं? युवा दिवस भी मनाते हैं ना, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, 23 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और 14 दिवस को तो विभाजन विभीषिका, क्योंकि 14 अगस्त को ही क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इस उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है वह कब मनाते हैं? 14 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, बाकी विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, कलसूबाई, महेंद्रगिरी। बताइएगा। तो देखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी है। क्या नाम है? अनाईमुड़ी चोटी है। और यह किस राज्य में है? केरल में। कहाँ पर है भैया? केरल में है।
और इसी अनाईमुड़ी चोटी के पास ही क्या है, केरल में शांत घाटी है, साइलेंट वैली है। डोडा बेटा चोटी जो है यह आपकी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और कहाँ पर पड़ती है यह, नीलगिरी पर्वत पर। कहाँ पर है भैया लोगों, नीलगिरी पर्वत पर। और आपकी जो कलसुबाई चोटी है यह कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और महेंद्रगिरी चोटी जो है यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अच्छा चलिए, दक्षिण भारत में ही चल रहे हैं, थोड़ा एक चीज़ और बता दीजिएगा कि कुद्रेमुख चोटी कहाँ पर है। कुद्रेमुख चोटी, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक जो है कुद्रेमुख चोटी जो है वह बाबा बुदान पर्वत पर है। कहाँ पर है, बाबा बुदान पर्वत पर है। और यहाँ से भारत का सर्वाधिक लोहा प्राप्त होता है। तो बता दीजिएगा यह कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर है भैया लोगों, कर्नाटक के अंदर है। इसको भी याद रखिएगा। बाकी 15वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि दमदमा झील किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर। बताइएगा। तो देखिएगा हमारी राजस्थान में कौन सी झील है, बताइएगा। तो राजस्थान के अंदर है नक्की झील। कौन सी है, नक्की झील है। और कौन सी है, साबर झील है। ठीक है, कौन सी है, साबर झील है। हरियाणा के अंदर कौन सी है, तो हरियाणा के अंदर आपकी दमदमा झील है। कौन सी है, दमदमा झील है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपकी कौन सी है, तो महाराष्ट्र में लोनार झील है। कौन सी है, लोनार झील है। और मणिपुर के अंदर कौन सी है, तो लोकटक झील है। कौन सी है, लोकटक झील है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग बता दीजिएगा कि रेणुका झील कहाँ पर है। रेणुका झील कहाँ पर है, तो रेणुका झील जो है वह आपकी किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 16वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट बैंक सखी किस बैंक के द्वारा उड़ीसा में लॉन्च किया गया। बताइएगा आप लोग जल्दी से कि प्रोजेक्ट बैंक सखी जो है वह उड़ीसा में किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, किसने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। यह क्या करेगा, बैंक में खाता खोलने के लिए उनकी परेशानी मुक्त करने के लिए उसकी पहुंच को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अच्छा HDFC बैंक ने जो है अभी लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो HDFC म्यूचुअल फंड ने इसको शुरू किया है। ठीक है, और एक्सिस बैंक ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है हाउस वर्क इज वर्क। क्या है, हाउस वर्क इज वर्क। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो किसने लॉन्च करने की घोषणा की है, जर्मनी ने, जापान ने, अमेरिका ने या दुबई ने, मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने। तो भैया संयुक्त अरब अमीरात जो है इसने लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने, दुबई ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। कनाडा, फिनलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड। तो भैया क्या आंसर सही हो जाएगा इसका, सिंगापुर सही हो जाएगा। सिंगापुर में आयोजन किया गया। और भारत की ओर से इसमें किसने भाग लिया, तो भारत की ओर से इसमें जी अशोक कुमार ने भाग लिया। किसने, जी अशोक कुमार ने। और ये कौन है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन जो है हमारा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है उसके महानिदेशक हैं। क्या है, उसके महानिदेशक हैं। ठीक है, चलिए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि किस देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया गया? बांग्लादेश, मेडागास्कर, फ्रांस, कनाडा। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि किस देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत? तो मेडागास्कर जो है, इस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो 20वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि 20 में से आप लोगों के कितने प्रश्न जो हैं वह सही हुए हैं। एक बार आप लोग बताइएगा, और प्रश्न जो हैं वो आप लोगों को कैसे लगे, प्रश्न आप लोगों को किस स्तर के लगे। इसके साथ में आप लोग यह भी बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। बाकी आप सभी से एक निवेदन है भैया कि वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग अधिक से अधिक अपने ग्रुप्स में। और अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप लोग हमारे इसी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल शाम को 7 बजे वाली क्लास में। अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कोई भी प्रश्न आप लोगों को पूछना है, या तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो है आप लोग हमसे टेलीग्राम से जुड़कर पूछ सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।